तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है। कोई भी इनकम टैक्स का ये पार्ट है। पहला जब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं तो पहला सीढ़ी है जो समझना पड़ता है हम लोग को। कोई भी बंदा भारत में टैक्स देगा कि नहीं, उसके स्टेटस पे डिपेंड करता है, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो ये डिटरमाइन कैसे होता है, पहले एक बार चैप्टर का फ्रेम समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कि आप नंबर ऑफ डेज भारत में कितना दिन रह रहे हैं, उसी से डिसाइड हो जाएगा आप रेसिडेंट है या नहीं। सिटीजनशिप अलग कॉन्सेप्ट होता है और रेसिडेंटल स्टेटस, ये रेसिडेंटशिप अलग कॉन्सेप्ट है। फिर से समझिए, आप बहुत बार सुनते होंगे एनआरआई है, एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट दो कॉन्सेप्ट चलता है। तो ये नंबर ऑफ डेज पे कैलकुलेट होता है। हम और आप भारत के बाहर जा ही नहीं रहे, रह ही नहीं रहे, तो हम लोग तो ऑलवेज रेसिडेंट है। इसका भी फिर दो सब कैटेगरी होता है, हम लोग समझेंगे। फिलहाल आप एक बात समझ रहे हैं, कोई भी बंदा भारत में रहता है कि नहीं, भारत में टैक्स देगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है उसके किसके ऊपर, रेसिडेंटल स्टेटस के ऊपर। ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, आज का वही टॉपिक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन। पहले आप जो समझते हैं पर्सन, वो नहीं। पर्सन डिफाइन किया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट में। पर्सन मीन्स व्हाट? पर्सन मीन्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। ठीक है, डिफाइन किया है पर्सन कौन कौन होता है। पर्सन मीन्स, पहला पॉइंट डन बच्चों। हर इंडिविजुअल क्या है, पर्सन है। HUF, फर्म, कंपनी। फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म, कंपनी मीन्स प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड हो। कंपनी तो कंपनी होता है, समझ गए। आगे बढ़े। फिर AOP और BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इन दोनों में डिफरेंस होता है, हम लोग जब वहां समझेंगे। ये चैप्टर 1 में इंट्रो में समझाया हुआ है, हम यहां समझा रहे हैं कि रेसिडेंटल स्टेटस अगर निकालना है तो हम लोग किन लोगों का बात करेंगे, लिस्ट ऑफ पर्सन। कोई भी बंदा अगर इंडिविजुअल हो, HUF हो, फर्म हो, कंपनी हो, वो रेसिडेंट है कि नहीं, वो डिटरमाइन करने का कुछ रूल है। ठीक है ना। तो ये इसके बाद लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, ये सब पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, राम साम घनश्याम जो भी है। HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो जॉइंट फैमिली बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट होता है। फर्म सक्सेस फाइंडर इंस्टीट्यूट जैसे पार्टनरशिप फर्म है। कंपनी आप जानते हैं, टाटा, रिलायंस, पतंजलि, कोई भी कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मीन्स जैसे कि कोलकाता म्यूनसिपैलिटी, हावड़ा म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मीन्स जैसे कि वेस्ट बंगाल काउंसिल, CA इंस्टीट्यूट, CMA इंस्टीट्यूट, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ये सब इन सब का एग्जाम्पल है, MCQ में होगा। ठीक है, ये सब हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं, यहाँ हम समझा दिए कि एक फ्लो आ जाए। हम इन लोगों का क्या निकालेंगे, रेसिडेंट है या नहीं, डिटरमाइन करेंगे। फिर से पढ़ते, रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ ए पर्सन, इनमें से कोई भी जो भी पर्सन है, इसका स्टेटस जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्यों कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन द स्कोप ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ हिज इनकम। उसका जो इनकम है वो भारत में टैक्स होगा कि नहीं, इन लोगों का इनकम भारत में टैक्स होगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है उसके किस पे, रेसिडेंटल स्टेटस पे। ठीक है ना। अब यहां इनकम कौन सा टैक्स होगा, इनकम कौन सा टैक्स होगा, वो सेक्शन 5 में बताया हुआ है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। कौन कौन सा इनकम क्या स्टेटस होने पे भारत में टैक्स होगा, वो सेक्शन 5 हम लोग को बताएगा। अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए, फिर से सुन लीजिए। आप क्या कैलकुलेट करते हो, रेसिडेंट है कि नहीं।
जब ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो रेसिडेंट है या ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सब डिवीजन है उसी का। अभी सुन के रखो, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, दो चीज कैलकुलेट करेंगे, पता करेंगे अगर वो इंडिविजुअल का है, एचयूएफ का है, फर्म का है, तो पहले हमें पता करना वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। उसी से डिसाइड होगा उसका इनकम भारत में टैक्स होगा या नहीं। कौन सा इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल है ये बताता है सेक्शन 5। ये सीखने के बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो वेदर अ पर्सन विल बी चार्ज टू ए पर्टिकुलर इनकम, दैट पर्टिकुलर इनकम टैक्सेबल होगा कि नहीं किसके हाथ में, वो बताया हुआ है सेक्शन 5 में। और नॉट चार्जेबल और नॉट डिपेंड अपॉन हिज रेसिडेंटल स्टेटस। अभी तक हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं वहां नहीं पहुंचे। आरएस मीन्स रेसिडेंटल स्टेटस may differ from different previous year। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्या होता है। जो डेफिनेशन है वो पता है क्या प्रीवियस ईयर का? 12 महीना का पीरियड होता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। 1 अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च को एंड होता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब यहां समझ लीजिए जिस साल का आपको टैक्स देना है। इंग्लिश वर्ड में मत जाओ पीछे का साल, ऐसे समझिए। आप जब साल खत्म हो जाता है तब ना उसका टैक्स देंगे जी, हाँ या ना। जैसे 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का हिसाब हो गया होगा। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2025 चल रहा है। तो 25-26 में 24-25 का आप टैक्स देंगे ना। इनकम टैक्स में ईयर 1 अप्रैल से चालू होता है, 12 महीना 31 मार्च को खत्म होता है। डन बच्चों, याद रहेगा। तो प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल का आपको टैक्स देना है। तो हर प्रीवियस ईयर रेसिडेंटल स्टेटस में वैरी, में डिफर, मतलब वन। अब ये क्योंकि एमसीक्यू भी होता है तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में पूछेगा क्या रेसिडेंटल स्टेटस वन प्रीवियस ईयर टू अनदर प्रीवियस ईयर डिफर करता है, वैरी करता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? यस और नो? यस होना चाहिए ना। हाँ, डिफर करता है, जरूरी नहीं है कि सेम रहे। अगर आप वो तो नंबर ऑफ डेज पे रहने पे आप कम रहे। विराट कोहली भारत छोड़ चुके हैं, इंग्लैंड शिफ्ट हो गए, तो अब मैच होगा तो आएंगे, नहीं होगा तो नहीं आएंगे। तो हो सकता है इस साल बहुत मैच खेले, नंबर ऑफ डेज भारत में जितना दिन रहे उससे डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो मान लो भारत में मैच खेलने ही नहीं आया, नहीं हुआ, अब सेलेक्ट नहीं हो रहे, तो नॉन रेसिडेंट होंगे, ठीक है, हाँ या ना। तो वो इस साल है, नेक्स्ट साल मैच नहीं मिला, आईपीएल में नहीं मिला तो नहीं कहूंगे। तो नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करता है ना। तो क्या ईयर दर ईयर बदल सकता है? यस, बदल सकता है। वही लिखा हुआ है रेसिडेंट, आरएस मींस रेसिडेंटल स्टेटस में डिफर फ्रॉम फॉर डिफरेंट प्रीवियस ईयर। खत्म बच्चों, वही लिखा हुआ है रेसिडेंटल स्टेटस एक ईयर से दूसरे ईयर में अलग अलग हो सकता है। डन बच्चों। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटल स्टेटस आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सिटीजनशिप से आपको फंडामेंटल राइट्स मिलता है, हाँ या ना। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी होता है, ठीक है। लेकिन रेसिडेंटल स्टेटस कोई भी पा सकता है, ठीक है ना। वो तो नंबर ऑफ डेज रहने पे डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप समझिए दोनों डिफरेंट, हाँ दोनों डिफरेंट है। हम भारत के, विराट कोहली भारत के सिटीजन है, भारत छोड़ के चला गया, इंग्लैंड में रह रहा है, कुछ साल में हो सकता है वहां सिटीजनशिप मिल जाए, पता नहीं मिला है कि नहीं, मिल जाए। तो यहाँ का सिटीजनशिप छोड़ना होगा। आप मोर देन वन कंट्री का रेसिडेंट हो सकते हैं, सिटीजन नहीं हो सकते, हाँ या ना। अरे कंट्री एक ही, भारत के अगर आप किसी और कंट्री के अगर आप सिटीजन है तो भारत के नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो सिटीजनशिप एक ही कंट्री का होता है और रेसिडेंट स्टेटस आपका मोर देन वन कंट्री हो ही सकता है। आप सब जगह थोड़ा थोड़ा दिन रह रहे तो वहां हो ही सकते हैं रेसिडेंट, हाँ या ना। समझ गए? तो ये टू डिफरेंट कंसेप्ट है, समझ गए ना। अब देखो, सेम रेसिडेंटल स्टेटस फॉर ऑल सोर्स ऑफ इनकम। सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत सारा होता है। सोर्सेज ऑफ इनकम मींस, अरे सोर्सेज ऑफ इनकम मींस जैसे मेरा सैलरी है, हम स्कूल में टीचर है, मॉर्निंग में स्कूल में पढ़ाए, फिर पीजीपीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। हम जो ये इंस्टीट्यूट चला रहे बिजनेस एंड प्रोफेशन है कि नहीं, ठीक है। आप बीएसटी में पढ़े हुए, इन सब के बीच में डिफरेंस है। ये सैलरी एम्प्लॉयमेंट हुआ, प्रोफेशन और बिजनेस क्या हो गया,
बिजनेस का डेफिनेशन में आ गया। इसके अलावा हम साइड में कमीशन वमीशन का भी कुछ काम करते हैं, ठीक है, तो कमीशन वमीशन कमा रहे हैं। इसके अलावा मेरा घर है वो रेंट पे दे दिए, रेंटल इनकम है मेरा, ठीक है, ईटीसी। तो सोर्स बहुत सारा हो सकता है ना। तो अगर आप भारत में रेसिडेंट कहला गए तो सारे सोर्स के लिए ना कहलाएंगे कि आप ऐसे बोल देंगे ना इसके लिए हम रेसिडेंट है, इसके लिए नहीं है, मतलब सैलरी के लिए हम रेसिडेंट है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, ऐसा थोड़ी होगा। जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, रेसिडेंटल स्टेटस जब आप फाइंड आउट कर लेंगे कि वो बंदा रेसिडेंट है या नहीं, तो सारे सोर्स ऑफ इनकम के लिए क्या होगा, रेसिडेंट कहलाएगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि निर्मला जी ये वाला के लिए हटा दीजिए, मत बनाइए रेसिडेंट, इसके लिए बना लीजिए। एक बार आप नंबर ऑफ डेज से फॉल हो गए रेसिडेंटल स्टेटस के दायरे में, तो सारे सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप क्या हो जाएंगे, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। कैलकुलेशन पे सेक्शन 5 बताता है कौन सा इनकम रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगा, नॉन रेसिडेंट के होगा, ये सब बात ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले तो समझ ले। आगे बढ़े, अब हम लोग प्रैक्टिकल में मूव कर रहे हैं कि कैसे सर इतना देर से आप बोले रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, चलिए लिखना चालू करिए। किसका किसका, हम लोग दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे। पर्सन का कर रहे हैं ना हम लोग, पर्सन तो आपको पता है ना, पर्सन तो बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ या ना, कौन कौन होता है, बीच में एक दिन और एक क्लास दे देंगे इसका, फिर ये खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करें बच्चों, हो गया। ऊपर वाला नोट कर लिए थे ये, अच्छा ठीक है, अभी जितना कर लिए, बाद में तो पीडीएफ भेज ही देंगे, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है सेक्शन 5, पर्सन का डेफिनेशन बता दिए। जैसे इंडिविजुअल का एग्जांपल में राम शाम घनश्याम हो गया, राम शाम कोई भी व्यक्ति का नाम। तो एचयूएफ में समझ गए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ज्वाइंट फैमिली वाला बिजनेस जो होता है। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म समझ लीजिए। कंपनी तो समझ ही गए, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन
और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये लोकल अथॉरिटी मींस हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब हुआ। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मींस कलकत्ता यूनिवर्सिटी। और बताइए क्या, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ये सब ईटीसी। ठीक है, ये सब था नाम। अभी हम लोग जो टॉपिक पे मूव किए वो पढ़ते हैं कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड किए। रेसिडेंटल स्टेटस अगर निकालना है तो पहले इंडिविजुअल एचयूएफ का, फिर अदर का बता रहे हैं। अदर मतलब पर्सन बता रहे हैं ना यहाँ, तो पर्सन मतलब इन दोनों का पहले सिखा रहे हैं, इन दोनों का। इसके अलावा जो है उनका कैसे निकालते वो बताएंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल का हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका रेसिडेंट है या नहीं, एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि नहीं, वो सेक्शन 6 डिफाइन किया हुआ है, बताया है सेक्शन 6। ठीक है, आ जाओ, बाद में कॉपी करना, हम पीडीएफ भेज देंगे। बोर्ड पे ध्यान दो, लिख रहे हैं एक इंडिविजुअल सेट टू बी, सेक्शन 6 जो है वो पता करता है, वो बताता है, उसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोग ध्यान कर देखते हुए प्रोविजन को पता करते हुए रेसिडेंट है कि नहीं। तो एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट कहते हैं भारत में इफ ही या सी सेटिस्फाई एनी एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। दो कंडीशन बोला हुआ है, उनमें से एक भी पूर्ण कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा तो रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो दो कंडीशन क्या क्या है। फर्स्ट कंडीशन वो है 6(1)(a) के हिसाब से, ही या सी इज इन इंडिया फॉर 182 days or more during the प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब तो आप जानते हैं ना, जिस ईयर का टैक्स का बात हो रहा है। जैसे अभी प्रीवियस ईयर क्या है, अभी प्रीवियस ईयर है 24-25 और असेसमेंट ईयर है 25-26। हाँ या ना, प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर का आप टैक्स देंगे। तो अभी कौन सा ईयर का बात चल रहा है, 24-25 ईयर का। तो 24-25 में कोई बंदा, 24-25 प्रीवियस ईयर में कोई बंदा रेसिडेंट है कि नहीं, तो वो 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर, यानी 182 डेज और मोर रहा तो रेसिडेंट हो जाएगा। उससे ज्यादा 82 डेज, 182 डेज और मोर कम रहा तो वो नॉन रेसिडेंट है। 181 डेज है तो रेसिडेंट है क्या, नहीं है। ठीक है ना, ये एक कंडीशन है। और ये पहला कंडीशन था। एक और कंडीशन है, मान लो वो 182 डेज से कम है तो क्या वो बच गया, नहीं। एक और कंडीशन है, वो फिर इसको पकड़ सकता है, वो है सी, सेक्शन 6(1)(c) में, ही या सी इज इन इंडिया फॉर 60 days और more during the previous year and 365 days or more during the past 4 previous year।
past for previous year, immediately preceding the relevant previous year. वो प्रीवियस ईयर को छोड़ के, दैट इज पास्ट for previous year means जिस प्रीवियस ईयर का डन बच्चों, साइलेंट करो। आ जाओ, टॉपिक पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है, ये दो बात है। एग्जाम्पल से अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई बंदा रेसिडेंट है या नहीं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप अभी सीख जाइएगा। एग्जाम्पल है, मान लो यहाँ पे प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, एक केस है, केस 1 2 3 4, ठीक है। जैसे प्रीवियस ईयर 24 25, 23 24, 22 23, 21 22 और 20 21, 1 2 3 4, ठीक है। जैसे मान लो ये केस है, यहाँ पर दिया हुआ है वो 186 डेज रहा है, ठीक है। ये डेज है सबका, 186 डेज रहा है, 20 दिन रहा है, 75 दिन रहा है, 200 दिन रहा है, 10 दिन रहा है। अब इसका आंसर बताओ, ये रेसिडेंट है या नहीं। ये रेसिडेंट है कि नहीं कैसे देखेंगे, ये मिस्टर एक्स का डिटेल दिया हुआ है, तो हमें क्या देखना होगा, पहला कंडीशन एनी ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में से कोई भी पूर्ण करे। तो इस प्रीवियस ईयर का बात चल रहा है ना, तो क्या वो रेसिडेंट है, यस सर, वो 182 डेज और मोर रह रहा है, तो इसका मतलब वो रेसिडेंट है, यस रेसिडेंट है ना। कैसे है, एज पर सेक्शन 61 ए के हिसाब से। क्यों बच्चों, यही आंसर होगा। चलिए मान लीजिए वो रह रहा है 180 डेज, ठीक है, 10 दिन, 25 दिन, 100 दिन, 15 75 दिन, बताओ रेसिडेंट है कि नहीं। तो पहले ये देखो दोनों में से क्या पूरा हो रहा है, 1 पूरा हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि 180 डेज रह रहा है, 182 डेज और मोर नहीं है, मतलब 82 डेज, 182 डेज होना चाहिए, है क्या, नहीं है। तो क्या रास्ता क्लोज है, नॉन रेसिडेंट बोल देंगे, नहीं, स्टिल एक ऑप्शन मेरे पास है, क्या है वो, 61 AC, 60 दिन और मोर। क्या 60 दिन और मोर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यस सर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो 60 दिन और मोर रहा है, हाँ रहा है। लेकिन पिछले 4 साल में, वही लिखे है ना, पास्ट 4 ईयर मीन जिस प्रीवियस ईयर का स्टेटस चेक कर रहे हो उसको छोड़ के 4 साल, उसको छोड़ के 4 साल देखो, 35 प्लस 135 प्लस 75, 200 कुछ दिन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन रेसिडेंट है, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि वो 61A सेटिस्फाई नहीं किया, ना ही वो 61C सेटिस्फाई किया, ए नहीं पूरा करने से हो जाता है, हाँ या ना। चलिए एक और है, एक बंदा है 300 दिन रहा है, 365 दिन रहा है, 365 दिन रहा है, 365 दिन रहा है, ठीक है, और 58 डेज रहा है, बताओ ये रेसिडेंट है या नहीं। देखो पहले देखते हैं, ऐसे नहीं डिसाइड करेंगे, पहले देखते हैं क्या 61A सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं सर नहीं कर रहा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो 182 डेज से कम है। फिर देखते हैं दूसरा रास्ता 61C, तो उसमें दो कंडीशन है, एक ही साथ है दोनों, पहले तो 60 दिन और मोर होना चाहिए, 60 दिन है क्या, नहीं है, जा आगे का रास्ता ही नहीं, भले वो 4 साल में पूरा हो रहा हो, तो ये क्या है, नॉन रेसिडेंट। समझ में आ गया क्या, ठीक है। बताओ ये रेसिडेंट है कि नहीं, हाँ है, कैसे, एज पर सेक्शन 61C। डन बच्चों, सीख गए क्या, क्यों, क्योंकि
4 साल मिला के 365 दिन हो जा रहा है, यस हो जा रहा है, और ये भी पूरा कर लिया। तो ऐसे देखना है आपको। डन बच्चों, आगे बढ़े। देखो कुछ विशेष परिस्थिति होता है जिसमें 6(1)(c) एप्लीकेबल ही नहीं होता। कुछ केसेस ऐसा है जिसमें ऑलवेज आपको चेक करना होगा और रेसिडेंट है कि नहीं 6(1)(a) ही, यानी 182 डेज और मोर वाला ही कंडीशन यूज होगा, दूसरा और कोई कंडीशन यूज नहीं होगा। पहले आप इतना नोट करिए, फिर हम लोग उसमें मूव करते हैं।